हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 5% का अपर सर्किट लगा जैसे ही एक खबर आई फंड रेजिंग को लेकर। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में इरडा का शेयर 13% तक डाउन है। एक गिरावट जरूर देखी, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार 5% की तेजी दिखा रहा है। ये बात करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 140 रुपये के आसपास है, एक महीने में गिरा ज़रूर है और लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 131% का ग्रोथ ज़रूर है। हालांकि लिस्टिंग वाले 32 रुपये से कंपेयर करेंगे तब तो ग्रोथ और भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए 32 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था, अभी पिछले साल नवंबर में ही इसकी लिस्टिंग हुई है और खुलते ही 50 पे खुला था और एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर गया था। उसके बाद अच्छी रफ्तार पकड़ी, 200 का लेवल तक इसने छू लिया, 210 रुपये के करीब का। और उसके बाद जब गिरावट शुरू हुई है वो लगातार है। और ये 2 दिन की तेज़ी पर भरोसा करना कितना सही होगा वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 2 दिन की तेज़ी आई ज़रूर थी। जब शेयर 209 से गिरकर 160 पे गया था, 2-3 दिन की तेज़ी दिखाकर 177 रुपीज़ पर भी गया था। उसके बाद लगातार गिरा, उसके बाद एक दिन की तेज़ी आई थी, फिर वापस गिरा, फिर एक दिन की 5% की तेज़ी आई, फिर वापस गिरा, फिर एक दिन की तेज़ी गिरावट वाला खेल यहाँ पर चलता रहा है। और अब सीधा बाज़ार जो है वो ट्यूसडे को ओपन होगा, मंडे को भी होली की छुट्टी है, बाज़ार बंद है। तो 3 दिन के बाद जब बाज़ार ओपन होगा तब देखना यहाँ पर होगा कि तीसरे दिन क्या ये तेज़ी दिखाने में कामयाब हो भी पाता है कि नहीं। और देखो, तेज़ी की वजह यहाँ पर यह है कि इनका फंड रेजिंग प्लान, जैसे ही खबर आई तेज़ी आ गई। यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी ने बोला है कि इनका प्लान है 24,200 करोड़ रुपए रेज करने का इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 थ्रू बोरोइंग। और ये बड़ी बात है भैया, 24,200 करोड़ रुपए फंड रेज करने का प्लान, ये बहुत बड़ा प्लान है इनका। यहाँ पर देखिए, बोर्ड मीटिंग ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड विल बी हेल्ड इन थर्सडे, जो 28 मार्च को इनकी मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर इस मैटर को लेकर डिस्कस होने वाला है कि जो पैसा रेज करने का प्लान है वो बॉन्ड के ज़रिए करना है, टर्म लोन के ज़रिए करना है, कमर्शियल पेपर के ज़रिए करना है, और करना भी है तो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल मार्केट से करना है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करी जाएगी और देखते हैं ये क्या आउटकम निकल कर आता है। देखो, 28 तारीख भी काफ़ी बड़ी रहने वाली है इनके लिए कि क्या चीज़ें निकल कर आएगी यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो अभी भी कई सारे ब्रोकरेजेस की कमेंट्री उतनी पॉजिटिव भी नहीं है। यहाँ पर देखो तो एज पर द ट्रेंड लाइन डेटा द एवरेज टारगेट प्राइस फॉर द स्टॉक इज 80 रुपीज़, जो कि भैया अभी भी 42% का डाउन साइड बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पर एनालिस्ट इसमें रिकमेंड कर रहे हैं। पहली चीज़, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर कि 100 रुपये के करीब आएगा तब जाके इसके बारे में सोचा जा सकता है, उससे ऊपर तो नहीं। यहाँ पर आज वॉल्यूम भी देखोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे, मतलब 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। ऑल टाइम हाई इसका 215 रुपये के करीब का था, लो इसका था जब ये ओपन हुआ था आईपीओ 50 रुपये पर, वही इसका लो है, उससे नीचे आज तक ये गया नहीं है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 4% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी में अगर हम बात करें इनके डिविडेंड को लेकर तो अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है तो भैया डिविडेंड पे नहीं कर रहा है और पे करेगा भी नहीं। और जहाँ तक बात करें इनके पोर्टफोलियो की तो देखिए, कंपनी जो है वो लोन देती है उन कंपनियों को जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं। सोलार में इनका लोन का पोर्टफोलियो अलोकेशन 30% का है, विंड में 22 से 23% का है, स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12-13% के आसपास देखने को मिल रहा है। और आगे भी देखो कंपनी और ज़्यादा पैसा रेज करेगी और ज़्यादा लोन इनको बांटेगी उसका और उससे पैसा कमाएगी। यहाँ पर अगर हमें ये भी समझना होगा कि ये जो कंपनी है उसके जो लोन होते हैं वो सिक्योर्ड लोन नहीं है, ठीक है। जैसे कि रेलवे में IRFC जो लोन देती है वो एक सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉडीज़ को लोन देती है जो वापस रिकवर हो ही जाएगा। लेकिन ये कंपनी जिसको लोन देती है वो कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी होते हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट होने के भी चांसेस होते हैं। पास्ट में ये हो चुका है, फ्यूचर में भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई मोनोपोली है, जी नहीं। REC भी लोन देती है, ठीक है, इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को
लोन देने का काम REC भी करती है, तो ये भी जान लीजिएगा कि इकलौती नहीं, कोई मोनोपोली भी नहीं है इनकी। और जहाँ तक वैल्यूएशन की भी बात करें तो सस्ता नहीं है। इसका जो पी रेशियो है वो 30 का है, सेक्टर पी 19-20 का है, तो ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। और यही वजह है, ये कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो सिक्योर्ड लोन देने वाली IRFC कंपनी है उसका 27 का पी है, तो ये इससे भी महंगा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि या तो 100 रुपये के नीचे जाए, या तो इसका जो पी रेशियो है वो IRFC से कम हो जाए, तब जाके यहाँ पर खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं इरडा में। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि इसका पी रेशियो जो है वो एटलीस्ट IRFC से तो कम होना चाहिए। और जिस दिन IRFC से कम इसका पी हो जाएगा तब डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो जनरेट होता नज़र आ सकता है। ये मेरा मानना है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। REC का जो है वो 10 का है, और अगेन मैं कह दूँ REC भाई साहब इससे बड़ी कंपनी है, ठीक है, और इससे ज़्यादा का लोन है इनका। तो REC का सिर्फ 10.5 का ही है, तो देखा जाए तो REC और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे कंपनी के तो बुरे नहीं हैं, लेकिन और पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 32 रुपये का IPO प्राइस है, 215 रुपये की आता भाई साहब, इतना भी कोई टेबल पे छोड़ता नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये वाकई में हज़म होने वाले जो प्राइस था नहीं। और जब ये 180 रुपये के ऊपर गया था, 150 के ऊपर गया था इवन, तब भी मैंने कहा था कि जिस दिन गिरेगा ये बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा, क्योंकि भाई साहब 32 रुपये का IPO प्राइस अगर 200 पे चला जाएगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में, 2 महीने के अंदर, तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है, और गिरावट एक्सपेक्टेड होती है वहाँ पर, और देखने को मिल भी रही है। इसका जो रेवेन्यू रहा वो 1255 करोड़ के आसपास का रहा, प्रॉफिट 335 करोड़ के आसपास का रहा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में रेवेन्यू प्रॉफिट इनके बढ़ते हुए नजर आए। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, और यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूशन ने बड़ी बिकवाली करी है, और यहाँ पर अपडेट नहीं है, लेकिन नवंबर में जब लिस्टिंग के टाइम पर म्यूचुअल फंड की 3.94% की होल्डिंग थी, 4.59 डोमेस्टिक के पास था, 3.95 FIs के पास था, और रिटेल के पास 12.52% थे। अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 19% की हो चुकी है, ऑलमोस्ट 18-19% के आसपास की है। और दूसरी तरफ जब रिटेल 12.5 से 18-19 पर आ गए तो बिकवाली प्रमोटर ने तो करी नहीं है, तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से बड़ी बिकवाली आई है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो, या फिर FIs हो, हर किसी ने जम के बिकवाली करी हुई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिकवाली कर रहे हैं। और दूसरे इरडा को लेकर जो बड़ी बात है वो ये है कि भाई साहब लॉक इन पीरियड भी एंड हो रहा है, याद रखिएगा, लॉक इन पीरियड मई महीने में एंड हो रहा है, और मई महीने में बहुत सारी क्वांटिटी आने वाली है ट्रेडिंग के लिए। 6 महीने का जो लॉक इन पीरियड था वो एंड हो रहा है, और वो जैसे ही एंड होगा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिकने के लिए आएगी, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आएगी। जिनका लॉक इन पे एंड होगा फिर उनको क्या करना है, खरीदारी करनी है, मतलब यहाँ पर बने रहना या फिर बेचना है, वो तो निर्णय उन्हीं का होगा। तो जो तेज़ी आ रही है उसका शायद फ़ायदा उनको हो सकता है जिनका लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है, ठीक है। हालांकि मई में है, और जब होगा तब डेफिनेटली एक बहुत बड़े डिक्लाइन से ही गुजर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब तक लॉक इन पीरियड भी एंड नहीं होता तब तक भी यहाँ पर हाथ मत डालो, ठीक है। पहली चीज़, रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर, ऑलरेडी 32 रुपये से भागकर बहुत ऊपर गया हुआ है, इवन 100 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा होगा, और लॉक इन पीरियड एंड हो चुका होगा। और जिनकी 30 मतलब जो 32 का प्राइस है, डेफिनेटली वो प्रॉफिट टेकिंग करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना इरडा के शेयर में। और मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि अभी भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन की तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं करूँगा। मैं एटलीस्ट लॉक इन पीरियड एंड होने तक का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, या फिर यहाँ इसका जो वैल्यूएशन है वो IRFC से कम होने का मैं वेट करूँगा, तब इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं कि अब ये किस पोजीशन में है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।